अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 113 स्टार्ट कर दिया जी। कैफ 3 का हमने कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन की बात मैंने शुरू की थी और ये नशका आपके सामने बनाया था। नशका ये है जनाब, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री खरीदेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट करेंगे, और पे रोल जब रिकॉर्ड करेंगे तो पे रोल डेबिट कैश या पेएबल क्रेडिट करेंगे, और एफ जब रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल वाले तो एफ डेबिट और कैश या पेएबल या एक्यूमुलेशन वगैरह क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद इन सब को चार्ज करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री की कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होगा तो रॉ मटेरियल में जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट होगा, और जो इनडायरेक्ट होगा वो एफ डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट। फिर इसी तरह से पे रोल जो आपने रिकॉर्ड किया था उसको जब चार्ज करेंगे तो जो डायरेक्ट लेबर होगी उसको वर्क इन प्रोसेस डेबिट पे रोल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, और जो आपका इनडायरेक्ट होगा उसको एफ डेबिट पे रोल अकाउंट क्रेडिट करने। ठीक है। उसके बाद आखिर में आकर आपने एफ को एब्जॉर्ब करवाना है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफ का अकाउंट क्रेडिट। यहाँ से अंडर ओवर की एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ से वर्क इन प्रोसेस अकाउंट मुकम्मल होता है तो जो एक्चुअल आउटपुट होता है नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है या फिनिश गुड्स में। मैंने एक ही बनाया, मैंने कहा फिनिश गुड्स हो गई तो इसकी एंट्री हो जाती है फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और फिर उसको जब बेचते हैं तो बेचने की एंट्री होगी, जहाँ डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट में एंट्री होती है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट ये वाली एंट्री होगी। ये कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि सिस्टम्स हैं दो जो आपके यूज़ होते हैं इस कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन के अंदर। दो तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिस्टम यूज़ होते हैं जी। ठीक है, नज़र आ रहा है सही? चलो, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम और नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। इनकी पहले थोड़ी सी डिस्कशन होती तभी समझ आएगा आपको, वैसे तो नहीं आना। तो चलें थोड़ी सी बात पहले इनकी कर लेते हैं, बल्कि मैं इसी के ऊपर ही पहले थोड़ी सी बात करता हूँ, फिर आगे इनको चला दूंगा। ऐसे बहुत सारी एंट्रीज़ हैं, शायद हमें 1 घंटा से भी ऊपर सिर्फ एंट्रीज़ में ही लगे, पर कोई बात नहीं, जब हो जाएंगी तो फिर बचेगा भी तो कुछ नहीं। भाई बातें ना करो प्लीज़। अच्छा जी, जो बात मैं कर रहा था जी कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, दूसरा नॉन इंटीग्रेटेड। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ज़रा इसको देखते हैं। नोट्स कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। नोट्स की कोई टेंशन भी ना लें। नोट्स को तो अभी शायद इस्तेमाल ही ना करें आप, अभी तो आप सिर्फ नोट करें, नोट। ठीक है, नोट्स को छोड़ें, नोट करने की तरफ तवज्जो दें। ठीक है, साथ साथ एक एक एंट्री लिखते जाएं, नोट करते जाएं। जो आपके सामने मैंने नक्शा बनाया वो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आपको ये आइडिया हो कि किस तरह से हमने इसको प्लान करके चलना है, जो नोटिंग करनी है। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके अंदर एक ही सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ अकाउंट्स बनती है, और हेड ऑफिस और फैक्ट्री पे अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बन रही होती। ठीक है, आसान है ये। यही आपका पिछली से पिछली अटैम्प्ट में जो रीसेंट आया वो इसी से ही आया हुआ है। बहरहाल, सिंगल सेट ऑफ बुक्स यानी जर्नल इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस में ही जर्नल मेंटेन हो रहा होता है और सारी एंट्रीज हेड ऑफिस में ही हो रही होती हैं। ठीक है जी, जबकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर दो सेट ऑफ अकाउंट्स बन रहे होते हैं। है बहुत आसान, बहुत आसान है। एंट्री में आपको वही जो आपको मैंने बताई है ना, एंट्रीज मैंने सीधी सीधी एंट्रीज जो बताई हैं वो दरअसल इंटीग्रेटेड सिस्टम ही होता है। नॉर्मली यही यूज़ हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम भी यूज़ होता है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर 2 सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। सेट ऑफ बुक्स लिखा है ना पीछे, सेट ऑफ बुक्स यानी जर्नल्स,
आर मेंटेन। ठीक है जी। एक तरफ आपका यानी ये समझ लें कि ये आपका हेड ऑफिस है, ये लोग हेड ऑफिस में आपके हेड ऑफिस के अकाउंटेंट बैठे हैं, तो हेड ऑफिस का एक जर्नल बनेगा, यानी कि कुछ किताबें हेड ऑफिस में बन रही हैं और कुछ किताबें हैं जो वो फैक्ट्री के अंदर बन रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आपकी फैक्ट्री के अंदर 4 अकाउंट्स बनेंगे, रॉ मटेरियल का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, एफओएच का अकाउंट, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी का अकाउंट। ये 4 कहाँ बनेंगे? फैक्ट्री में। तो कौन कौन से बनेंगे जी? रॉ मटेरियल इन्वेंटरी का अकाउंट यहाँ बनेगा, उसके बाद एफओएच का अकाउंट यहाँ बनेगा, एफओएच का अकाउंट फैक्ट्री में बनेगा, और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, जो प्रोसेस अकाउंट आप बनाते थे, ये फैक्ट्री के जर्नल में बनता है। फिर चौथा कौन सा है जी? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का। ठीक हो गया जी। जबकि आपके हेड ऑफिस के अंदर बाकी सारे अकाउंट्स बनेंगे, इन 4 के अलावा बाकी कोई अकाउंट्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पेबल है, रिसीवेबल है, एसेट है, लायबिलिटी है, पेरोल है, जैसे आपने देखा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी अकाउंट, इन 4 के अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं पूरे बिजनेस बनते हैं, वो सारे के सारे कहाँ बनेंगे? हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है। तो हेड ऑफिस में ऑल अदर अकाउंट्स बनेंगे, ऑल अदर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड at head office. For example, payables, cash, revenue, payables हो गए, cash हो गया, revenue हो गया, sales का लेजर, फिर selling या marketing expenses हो गए, taxes हो गए, payroll हो गया, payroll account, टैक्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी उन 4 के अलावा जो आप सोच सकते हैं वो सारे अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मसला आएगा। वो मसला ये है कि 4 अकाउंट्स ऐसे हैं, 4 किताबें ऐसी हैं जो फैक्ट्री में बन रही हैं, हेड ऑफिस में नहीं बन रही, और उसके अलावा बाकी सारी की सारी किताबें हैं वो हेड ऑफिस में बन रही हैं, वो फैक्ट्री में नहीं बन रही। अब हेड ऑफिस में फैक्ट्री के खाते के लिए एक लेजर बन जाएगा, और फैक्ट्री की किताबों के अंदर हेड ऑफिस के खातों के लिए, यानी जो अकाउंट्स हेड ऑफिस में बन रहे हैं उसका डेबिट या क्रेडिट जो होता है वो हम यहाँ पर एक अकाउंट खोलेंगे, उसमें डालेंगे, उसको कहते हैं फैक्ट्री वाले। पहले इधर आओ, हेड ऑफिस वाले फैक्ट्री का लेजर ओपन करेंगे। हेड ऑफिस वाले किसको क्या क्या ओपन करेंगे जी? फैक्ट्री का लेजर अकाउंट ओपन, फैक्ट्री का लेजर हेड ऑफिस में ओपन हो जाएगा, जिसमें जो जैसे मिसाल के तौर पे वर्क इन प्रोसेस या रॉ मटेरियल डेबिट होना है। फैक्ट्री के पास तो वो किताब पड़ी है, हेड ऑफिस के पास तो वो किताब है नहीं, तो वो रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोसेस या फिनिश गुड को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर देंगे? फैक्ट्री लेजर को। और क्रेडिट अपने हिसाब से जिस चीज़ को करना है आपने वो कर देंगे। ठीक है, अब बात समझ आ रही है? चले, यानी दोनों अकाउंट्स अगर तो दोनों इंपैक्ट्स अभी देखेंगे एंट्रीज के अंदर, टेंशन नहीं है, सारी एंट्रीज ही करवानी है आज मैंने। अगर दोनों इंपैक्ट्स आपके ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे भी हमने एक एंट्री पढ़ी थी, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, तो ये दोनों एंट्रीज इधर आएंगी, वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ना, जैसे एफओएच डेबिट पेएबल क्रेडिट। अब एफओएच कहाँ पड़ा होगा? फैक्ट्री में। और पेएबल, तो वहां पेएबल क्रेडिट होगा, डेबिट फैक्ट्री लेजर। यहाँ पे एफओएच डेबिट होगा, क्रेडिट, इसका नाम होता है जनरल। हेड ऑफिस लेजर की बजाय इसको क्या कहते थे? जनरल लेजर। कोई हेड ऑफिस लेजर लिख दे तो कोई अल्लाह माफ़ करे इतना बड़ा गुनाह भी नहीं करेगा, लेकिन मैं तो वो नाम लिख रहा हूं जो इस्तेमाल होता है किताबों के अंदर। ठीक है जी। तो ये है जनाब कहानी आपकी टोटल। यानी अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर बचा ही कुछ नहीं।
फिर कुछ समझने के लिए बचा ही नहीं, बस आपको बाकी एंट्रीज तो आपको वैसे ही आती हैं। आप अभी पिछली क्लास के अंदर एंड पे खुद ही बोल रहे थे हाँ जी ये एंट्री ऐसे ऐसे, तो ये मेंटेन होंगे 2 सेट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, जी फैक्ट्री लेजर दिखा नहीं हुआ, ये देखो, ये देखो, ये आया, ये जी अभी देखते हैं, देख लो अभी। बस इतनी सी बात अभी मैंने की है कि आपके 2 तरह के सिस्टम्स हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक ही सेट ऑफ अकाउंट, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स बनेंगे। इस सिस्टम में हेड ऑफिस में समझो किताबें ही नहीं पढ़ी, सारी किताबें कहाँ पढ़ी हुई हैं, सॉरी फैक्ट्री में सारी किताबें, कोई किताब ही नहीं पढ़ी, सारी किताबें कहाँ पढ़ी हुई हैं, हेड ऑफिस में। जबकि इस सिस्टम के अंदर इन 4 किताबों के अलावा बाकी सारी हेड ऑफिस में। लेकिन चूंकि अब कुछ किताबें इधर आ गई, कुछ उधर चली गई, तो फिर जो किताबें इधर हैं उनका डेबिट क्रेडिट तो इन किताबों में डाल गया, दूसरा इंपैक्ट कहाँ डालें, तो वो हमारे पास होता नहीं है यहाँ पे फैक्ट्री वाले अकाउंटेंट के पास, तो वो फिर इसको जनरल लेजर में डाल देता है। और हेड ऑफिस में हमने रखा होता है इन 4 अकाउंट्स के इंपैक्ट के लिए। और ये एंट्रीज देखेंगे तो पता लगेगा ना यार, अभी तो ज़बानी कलामी चल रहा है, एंट्रीज देखते हैं। अभी देखो ट्रांजैक्शन, हम यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा ट्रांजैक्शन, यार इनको मैंने बोल्ड किया था लेकिन इनको क्या हो गया, ये क्लीन बोल्ड ही हो गए। ठीक है, थोड़ा दूर से नजर आ जाएगा ना। अच्छा अच्छा, उसके बाद जी अब इधर देखें जी यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शंस लिखता जाऊंगा, आप पहले वाली एंट्री खुद मुझे बताएंगे, दूसरी बाद में बनाते हैं हम फिर। ठीक है ना, तो ट्रांजैक्शंस हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये हेड ऑफिस की बुक्स हैं और बस यही बुक्स हैं, और कोई बुक्स होती ही नहीं है इस सिस्टम में, और कोई बुक्स होती नहीं है, तो बस हेड ऑफिस की बुक्स ही होंगी। ये भी मैंने बोल्ड किया था, क्लीन बोल्ड हो गया था ये भी। ठीक है, ज़रा दूर से नज़र आ जाए और ज़्यादा नज़र आए जी। तो ये जनाब आपकी हेड ऑफिस की बुक्स हैं। हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर सिर्फ आपको हेड ऑफिस की बुक्स बस एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। और दूसरी तरफ जो ये नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इसके अंदर कुछ किताबें हेड ऑफिस में बन रही होंगी और कुछ फैक्ट्री में भी किताबें बन रही होंगी, तो फैक्ट्री की बुक्स भी होंगी। बस ये अब आपने देखना है, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप छोड़ें हेड ऑफिस फैक्ट्री लटरम पटरम, छोड़ें सारी बात को, आप छोड़ें इस बात को, आप बस ये बताएं मुझे, जो अभी मैं आपको एंट्री बोलूँगा आपको वो आती है तो फिर मसला ही कोई नहीं। ठीक है, चलो अब पहली ट्रांजैक्शन देखना, आपको पहले ही आती होगी ये ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन है मटेरियल परचेज किया है, मटेरियल परचेज्ड, और जाहिर है इसको रिकॉर्ड करते हैं आप इनवॉइस वैल्यू पे, ऐसे ही है, इनवॉइस वैल्यू पर। तो मटेरियल का परचेज होना इसकी एंट्री क्या सीखी हुई है आपने। मैं ना 2 मटेरियल एज्यूम कर लेता हूँ, मटेरियल ए, मटेरियल बी। अब एंट्री बोलो क्या होगी, मटेरियल ए, ये पहली ट्रांजैक्शन मैंने अभी करवाई आपको, पहली, ये काफ़ी सारी हैं, एक एक करके ऐसे ही करते जाएंगे। तो मटेरियल खरीदने की एंट्री तो आपको बताई हुई थी, तो मटेरियल की एंट्री हो गई मटेरियल ए इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट मैंने लिखा, आगे जगह कोई नहीं है। ठीक है ना, मटेरियल बी इन्वेंट्री डेबिट, कैश भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। ठीक है, कोई फिगर अज्यूम कर लें, ऐसे ही कोई फिगर अज्यूम कर लेते हैं हम, 100, 150, 100 रुपये का ये मटेरियल आया, 150 का ये मटेरियल आया, तो टोटल थोड़ा सा इसको और चेड़ा ना कर लें, चेड़ा, ठीक है जी। अच्छा, अब साथ साथ ही करना चाहो तो साथ साथ ही कर दो। मुझे ये बताओ, अगर मेरी ये फरमाइश हो कि जी इंटीग्रेटेड सिस्टम वाली एंट्री तो मैंने आपको कर दी, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप मुझे ज़रा नॉन इंटीग्रेटेड या जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं वो वाली एंट्री कर दो, तो क्या कोई मुश्किल है। अब देखना ज़रा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हेड ऑफिस के अंदर कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट होता है या पेएबल का अकाउंट होता है, ये मैंने इधर लिख दिया। हेड ऑफिस के अकाउंट में कैश या पेएबल नजर आ रहा है, और दूसरा अकाउंट जो मटेरियल है वो हेड ऑफिस में नहीं पड़ा तो फैक्ट्री की किताबों में जाकर लिखो मटेरियल ए इन्वेंट्री डेबिट,
मटेरियल बी इन्वेंट्री डेबिट। अब ये कितना है जी? 100 और 150। अब ये एंट्री ऐसे ही बेचारी अजीब सी हो गई, समझ तो इसको आ नहीं रही कि अब मैं क्या करूं। ये एंट्री है बेचारी। अब देखो ये एंट्री दोनों तरफ पूरी नहीं है, ऐसे ही है, बोलो। तो अब इसको पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, मुझे बताओ। ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है, हेड ऑफिस ने फैक्ट्री के इंपैक्ट्स के लिए कौन सा वाला लेजर रखा हुआ है? तो यहाँ पे वो फैक्ट्री अकाउंट सिर्फ लिख दूं, फैक्ट्री अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर देगा 200। और इन्होंने हेड ऑफिस वाले अकाउंटेंट साहब ने यहाँ पे क्या रखा हुआ है? जनरल अकाउंट, जनरल जीएल अकाउंट लिख दूं, एफएल और जीएल कर देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री लेजर, जरा शॉर्ट कर लें, फैक्ट्री लेजर अकाउंट डेबिट, और इधर जीएल जनरल लेजर अकाउंट। जी कितना आ गया? 250। इतना सा काम है, नहीं समझ आता? बताओ आप। अब इसी तरह से आपने मुझे आगे बढ़ के ये काम करके देना है, ठीक है जी। पहले आप करेंगे फिर मैं। दोबारा क्यों बताऊं? अच्छा बताओ, नहीं समझ आया? अच्छा जी, तो फिर मटेरियल की रिटर्न भी तो हो सकती है सप्लायर को। तो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, अभी मैंने इशू किया ही नहीं, अभी आया था कुछ मटेरियल ख़राब निकल आया, मैंने वापस भेज दिया अपने वेंडर को, सप्लायर को। तो मटेरियल रिटर्न टू अब जाहिर सी बात है ये भी आपका इनवॉइस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होना है। जब आना तो जाना दोनों ही इनवॉइस वैल्यू पर होंगे। अब आप ही करो भाई, पहली एंट्री भी आप ही करो, इतना तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये एंट्री ना आती हो तो फिर अब मैं क्या करूँ? आप लोग परचेज रिटर्न, हाँ वैल्यू कुछ भी ले लें, 10 ले लें, 15 ले लें, टोटल 15 कर लें, 10 और 5 कर लें, ठीक है। दोनों वापस करवाओ, आगे फिर जाके और अच्छा लगेगा ज़रा आपको जी। ले जी, पहले आप अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम आए तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो एंट्रीज हैं जो आपने सीखी हुई हैं। और इंटरलॉकिंग के अंदर बस आपने थोड़ा सा दिमाग के अंदर सोचना है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। बस ये याद रखना है, ये 4 अकाउंट्स कहाँ बनने हैं? फैक्ट्री में। बाकी सारे ये जो है वो हेड ऑफिस में बन रहे होते हैं। तो एंट्री करते हुए इन 4 का इंपैक्ट जो होगा, डेबिट हो या क्रेडिट हो, वो इधर लिख लेना है, एंट्री अधूरी कर लेनी है ना, और बाकियों का उधर इंपैक्ट डाल देना है। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो एफएल अकाउंट, जीएल अकाउंट, अल्लाह खैर सल्ला। हालांकि वो एंट्रीज बहुत आसान है, लेकिन मैंने कहा जो मुश्किल है वही साथ ही सीख लो, खत्म करें कहानी इसकी। तो ये एंट्रीज मैं सारी करवाऊंगा आज। सवाल हो सकता है फिर आपको पहला होमवर्क नहीं करना पड़े, ओके, हो सकता है कर भी ले, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जल्दी से अब शुरू हो जाओ। कैश या पेएबल डेबिट होगा। ये मटेरियल की जब पूरी होंगी तो फिर मैं इनकी पिक्चर्स आपको खिंचवाऊंगा, फिर लेबर की आएंगी, फिर ओवरहेड्स की आएंगी, फिर फिनिश गुड्स की आएंगी। अच्छा जी, कैश या पेएबल डेबिट करके मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट हुई और मटेरियल बी की इन्वेंट्री क्रेडिट हुई। तो आप ये एंट्री कर लेते, उसके बाद फिर कोई मसला नहीं था, मैं आपको फिगर्स भी बता देता, अज्यूम ही करनी थी। अब तरीका वारदात का, एंट्री, चलो उसने कह दिया इंटरलॉकिंग सिस्टम की एंट्रीज करो, तो अब इंटीग्रेटेड वाली तो नहीं ना करनी, नॉन इंटीग्रेटेड वाली कह रहा, तो नॉन इंटीग्रेटेड वाली करेंगे ना। अब जब ये करनी है तो दिमाग में ये एंट्री सोची आपने, अच्छा जी कैश डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट होना है, तो कैश ने आना है हेड ऑफिस में और रॉ मटेरियल तो आता है फैक्ट्री में। तो ये अधूरी एंट्री करो, कैश या पेएबल डेबिट 15 से, और उसके बाद मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट 10 से, मटेरियल बी की इन्वेंट्री क्रेडिट 5 से। अब ये अगेन वही मसला हो गया, अधूरी एंट्री है, पूरी नहीं होती नज़र आ रही। अब हेड ऑफिस वालों ने अपना ब्लू मार्कर निकाल के कहना है कि सॉरी एफएल अकाउंट क्रेडिट, और फैक्ट्री के अकाउंटेंट ने जीएल अकाउंट वाला। तो ये बेसिकली क्या है? बैलेंसिंग फिगर है, यूं कह लें ये बैलेंसिंग फिगर मैं इधर फेंक देता हूँ, ठीक है। 15 लिख लो, बैलेंसिंग लिखना है तो 1-2 बार लिख लो। हाँ जी, मुश्किल काम है या आसान है? बहुत आसान है, सिर्फ आसान ना कहें, शर्म करनी चाहिए आपको सिर्फ आसान कहते हुए इसको। बहुत आसान है, सिर्फ आसान कहकर आपने इसकी तौहीन कर दी। बहुत आसान है,
बहुत बहुत भी नहीं है, एक ही बहुत है, बस एक ही बहुत है। अब गैरत बंदो बातें ना करो, चुप करो। हाय हाय, कोई और क्या हो सकता है? अब मटेरियल को इशू करा दें, प्रोडक्शन में इशू करा दें, मटेरियल इशू होगा तो क्या एंट्री होगी? आप पहले पूछें डायरेक्ट कितना है और इनडायरेक्ट कितना है जी। डायरेक्ट मटेरियल अगर इशू होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। इनडायरेक्ट होगा तो एफओएच डेबिट। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अब मैं कहता हूं जी मटेरियल, फिलहाल ना सारा ही डायरेक्ट अज्यूम कर लो, समझ तो आ ही गई है, देख लेते हैं फिर आगे। फिलहाल मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि यूज हो गया। अब जब ये इशूड टू प्रोडक्शन है, यूज हुआ है, तो आप एंट्री बताएं, असल एंट्री क्या होती है? दोनों मटेरियल इशू करवा दें थोड़े थोड़े। अच्छा यूं कर लें, दोनों ही कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी मटेरियल इशू हुआ है, अब हम अपनी एग्जांपल में बना लेते हैं ना। मटेरियल ए मैंने जो इशू किया, मटेरियल ए वो वर्क इन प्रोसेस, अच्छा इसमें जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट जॉब्स हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बेसिकली कर रहे होते हैं ना। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 या जॉब ए जो भी कह लें, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 डेबिट, और रॉ मटेरियल ए हमने 2 जॉब्स में काबू हो जाएगा। जॉब कॉस्टिंग सीख रहे हैं ना, 2 या 3 जॉब्स चल रही होती हैं, मैंने 2 या 3 ऑर्डर्स कोई आए हुए हैं तो उन पे काम लगाया हुआ है। मैंने एक इसके लिए फर्नीचर बनाना शुरू किया हुआ है, इसके लिए फर्नीचर बनाना शुरू किया, उसके लिए फर्नीचर बनाना शुरू किया हुआ, 3 काम लगे हुए हैं, मेरे लोग लगे हुए हैं वहाँ पर, मटीरियल भी इशू हो रहा है, लेबर भी काम कर रही है, ये इस तरह से चल रहा होता है ना, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इसी को तो कहते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर एक जॉब 1 है, उस पर मैंने मटीरियल ए लगाया है 35 रुपये का। देखना वध ना जाए होता है जिन्हों को मटीरियल आया, फिर बाद से उसी रोला पाना है, मैं ओपनिंग कह दूंगा जी, ओपनिंग में कुछ पड़ा होगा चले खैर छोड़े। इसी तरह से जॉब 2 भी मेरी चल रही है, इस पे भी मैंने मटेरियल ए जो है वो लेट से 25 रुपये का लगा दिया, जॉब 2, चलो फिर ये 25-45 जो कुछ भी कर लो, ये मटेरियल ए है। तो मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से बन गई टोटल? ठीक है, तो ये सारा ही मैंने डायरेक्ट अज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद एक और जॉब भी चल रही थी, एक और सॉरी मटेरियल भी है, तो इन दोनों जॉब से दोनों मटेरियल लग सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है। तो इसी तरह से वर्क इन प्रोसेस, ये मैं ज़रा बार बार एक काम कर रहा हूँ, अगर आप कहो तो एक ही जॉब कर लेते हैं। चलने दें, वर्क इन प्रोसेस अच्छा है, ज़रा मज़ा आएगा ताकि सवालों की तैयारी। वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, इतना आसान काम है कि कुछ तो मुश्किल हो, ठीक है जी। ऐसे 18 रुपये 22 रुपये कोई फिगर ले लें। मटेरियल बी इतना हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन में, कितना आ गया? 40 हो गया। हाँ टोटल बराबर रख रहे हैं बस ठीक है ना, हाँ सही है ना, क्या मसला है आप लोगों को। लें जी, ये जनाब मेरी रॉ मटेरियल इशू करने की, डिफरेंट जॉब्स को रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ, तो मैं उस रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को क्रेडिट कर रहा हूँ और उस जॉब के वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर रहा हूँ। कोई मसला? अब मुझे बताओ, दिमाग में सोचोगे, ये तो चलो इंटीग्रेटेड था, अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं कर रहे, नॉन इंटीग्रेटेड में एंट्रीज मांग ले आपसे, तो आप फिर सोचोगे वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल, ये तो दोनों ही फैक्ट्री में आने हैं, तो फिर ये तो इधर आनी नहीं है, ये एंट्री यहाँ पर मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? तो इस तरह की एंट्री ज़बानी सोचेंगे ना, मैं तो आमने सामने लेकर चल रहा हूँ बेटा जी, मैं तो आमने सामने लेकर चल रहा हूँ ना, लेकिन आपने तो अगर इंटरलॉकिंग या नॉन इंटीग्रेटेड मांग लेगा तो ये दिमाग में सोचना है और फिर ये परफॉर्म करना, ठीक है। दोनों नहीं मांगे आज तक उसने, या उसने सिर्फ इंटीग्रेटेड सिस्टम मांगा हुआ या उसने सिर्फ नॉन इंटीग्रेटेड। ओके अच्छा जब मटेरियल फैक्ट्री में भेजा जाता है चीज़ें बन रही होती हैं, तो जितना मटेरियल बच जाता है वो जॉब कंप्लीट, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ना, जितना मटेरियल बच जाता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में तो चल रहा होता है ना, बस जा रहा है वो प्रोसेस, हर वक्त चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, चीज़ें बन रही हैं, कौन सा अनयूज रहना है, वो फिर चलते वो यूज़ हो जाता है। लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ये होता है, हमने मटेरियल इशू किया, वो फर्नीचर बन गया, अब जो लकड़ी बच गई वो वापस स्टोर में आएगी या नहीं आएगी? तो मटेरियल जब इशू होगा प्रोडक्शन में,
तो मटेरियल रिटर्न भी होगा, लिखो मटेरियल रिटर्न टू मटेरियल स्टोर, रॉ मटेरियल स्टोर, तो मटेरियल रिटर्न टू रॉ मटेरियल स्टोर, अनयूज जो रह गया। हाँ जी, अब ऐसा है कि सारी ना वापस करवाओ, मटेरियल बी सिर्फ थोड़ा सा वापस करवा लो जॉब 1 में से, हैं तो एक मटेरियल थोड़ा सा बच गया, बाकी सारा इस्तेमाल हो गया। मटेरियल बी जो है जॉब 1 में 18 का भेजा था, जॉब 1 ने पहले ही घट भेजा सी, चलो, और 9 रुपये का उसमें से वापस आ गया, तो मटेरियल बी की इन्वेंट्री वापस बढ़ जाएगी, कितने से, 9 रुपये का बोला है ना, ठीक है। मटेरियल बी डेबिट, और बोले जी वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 1, ये क्रेडिट, ठीक है। तो मटेरियल बी जो आपने इशू किया था जॉब 1 के लिए, कितना इशू किया था, ये देखो 18 का मटेरियल बी जॉब 1 के लिए इशू किया था, इसमें से 9 रुपये का चूँकि इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये इन्वेंट्री से निकला था, ये वापस फिर इन्वेंट्री में चला जाएगा। और मैं कहूँ सारे दो तो वैसे सिखा दिया ना आपको कि मल्टीपल जॉब्स हो सकती हैं। अब ये तो नहीं कि आप रिटर्न भी समझ आ गई ना, तो रिटर्न पर्चे में जितने होंगे, ये तो नहीं कि आप मैं दोनों में रिटर्न करवाऊँ, बस कर दो ना, बस समझ आ गई। इशू रिटर्न, इसको कहते हैं इशू रिटर्न, क्या कहते हैं इसको, इशू रिटर्न। तो इशू रिटर्न की एंट्री है, कोई इशू नहीं है। हाँ जी बताएं जी, फैक्ट्री में अब दिमाग में सोचना है, असल तो ये दिमाग में सोचना है जो कि नहीं है आपके पास, लेकिन चलें कोशिश करें, दिमाग में सोचना है। दिमाग में आपने सोचा, आपने कहा जी वर्क इन प्रोसेस और मटेरियल, ये तो दोनों ही फैक्ट्री के वाले अकाउंट्स हैं, तो फिर इनका भी इधर हेड ऑफिस में इनकी भी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो कोई एंट्री यहाँ पे ना आई, और ये कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ, आप भी फटाफट लिखते जाएं, जल्दी जल्दी करें आप। अब बस हाथ सीधा हो गया, बस एंट्रीज पूरी करवानी है मैंने, अब क्या करें, खाना पूरी भी तो करनी है। क्या, कौन से दोनों अकाउंट्स, बेटा देखो ना, ये एक सिस्टम है, या कंपनी ये सिस्टम यूज़ कर रही होगी या कंपनी ये सिस्टम यूज़ कर रही होगी। आप बताओ कौन से सिस्टम में चल रहे हो, नॉन इंटीग्रेटेड में या इंटीग्रेटेड में। इंटीग्रेटेड में चल रहे हो तो फिर इसको मत देखो ना, फिर सिर्फ इसको देखो, फिर सिर्फ ये होगा या ये होगा या वो होगा, एक ही काम हो सकता है। आप दो सिस्टम एक जगह नहीं चला सकते, या आप इंटीग्रेटेड सिस्टम में हैं तो फिर सिर्फ यही सिस्टम चल रहा है आप, ये आसान है। नहीं ऑटोमेटिक तो सारे ही एंट्रीज आप ही कर रहे हैं, मतलब ये कि हेड ऑफिस में अकाउंटेंट कोई नहीं बैठा होता, तो सारी रिकॉर्डिंग आप ही कर रहे होते हैं। सॉरी, फैक्ट्री में कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा होता, सारी अकाउंटिंग आप ही कर रहे हैं। बेटा अब सिस्टम यही होगा ना कि सिस्टम नहीं लगाए हुए होंगे, आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपने अकाउंटेंट नहीं बिठाया है वहाँ पे, वहाँ से कागज़ पे लिखवा कर मंगवा लेते हो हेड ऑफिस में और एंट्रीज खुद करते हो, ये मतलब होता है कोई वहाँ पे किताब नहीं बन रही। तो या ये सिस्टम है, ये नहीं है तो फिर ये है, कॉपी नहीं होंगी। इन्होंने अपनी 4 किताबें बनाई हुई हैं, उसमें डेबिट करते हैं, तो अगर उन 4 किताबों के अलावा वाली कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो वो इनके पास किताब पढ़ी ही नहीं होती, वो पेबल, वो कैश, वो एक्सपेंस, वो इनकम, वो इनके पास किताब ही नहीं होती। तो ये डेबिट तो रॉ मटेरियल में कर लिया इन्होंने, लेकिन क्रेडिट कहाँ करें, क्रेडिट तो करना था इन्होंने कैश या पेबल में, वो इनके पास लेजर ही नहीं है, तो फिर इन्होंने एक किताब रखी हुई है जिसका ऊपर लिखा होता है हेड ऑफिस का खाता, बस वो उसमें जनरल लेजर, ठीक है। अच्छा समझ आई है बात आसान, लेकिन पता नहीं क्यों तुम बोझ ले रहे हो, उसका बोझ ना लीजिएगा जी। कॉपी पेस्ट नहीं करना तुम लोगों ने, या एक सिस्टम या दूसरा। मैं साथ साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि कोई एक सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोई नई चीज़ नहीं है, एक जैसी बात ही थी, मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल डैमेज भी हो सकता है, ये भी देख लेना चाहिए। अगर मटेरियल डैमेज हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल डैमेज हो जाए, लॉस्ट हो जाए, चोरी हो जाए, यानी हर वो चीज़ जो एबनॉर्मल होगी, तो ये एंट्री आपने की हुई है बचपन में ही, इंट्रो में भी की होगी आपने, फिर FR 1 में भी कर ली होगी आपने, बहरहाल है सादा सी एंट्री, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपकी इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाया करती है। देखो अब उसको नहीं सोचना आपने, अब सिंपल ये है, आप समझो कि आप सिर्फ हेड ऑफिस पे अकाउंट्स वाले हो और फैक्ट्री में कोई अकाउंट्स कोई लेजर मेंटेन नहीं होते,
वहाँ पे जो चीज़ भी होती है वो शाम को कागज़ में लिख कर ला के आपको एडमिन वाले दे देते हैं, प्रोडक्शन वाले दे देते हैं। आप या यूँ समझ लें ज़्यादा आसानी के लिए, ऐसा सिस्टम वो फॉलो करते हैं, ऐसे ऐसा को पक्का रट्टा ना लगा लेना, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ऐसा सिस्टम वो फॉलो करते हैं जो कंपनीज जो हैं जहाँ फैक्ट्री होती है वहीं अपना हेड ऑफिस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि वहीं फैक्ट्री और साथ ही वहीं पर उन्होंने हेड ऑफिस बनाया। चले जाएं रेवन रोड के ऊपर, बहुत सारी आपको यहाँ पे टेक्सटाइल मिलें लगी हुई मिलेंगी, उनकी फैक्ट्री भी वहीं लगी है और हेड ऑफिस भी वहीं पे। तो ये सिस्टम ज़्यादा सूटेबल उन्हीं के लिए होता है नॉर्मली जिनमें ये जो है वो फैक्ट्री में ही इन्होंने हेड ऑफिस बनाया होता है, तो फिर वहीं पे अकाउंटेंट बैठा होता है नॉर्मली ऐसे, ठीक है ना। तो बाहर लिखो रूल ना बना, लेकिन नॉर्मली होता है ऐसे ही है। तो बस आप यूँ समझ लो कि प्रोडक्शन वाले फैक्ट्री वालों ने सारा हिसाब किताब शाम को लाके आपके वाले करना है, आप हेड ऑफिस में बैठे हैं। अब वो हेड ऑफिस जहाँ भी आप वहाँ बैठे हैं, आपने एंट्रियाँ करनी है। फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर कोई किताबें नहीं रखी जिनमें एंट्री हो। डन हो गया। तो एक ही बार एंट्री होगी, एक ही बार, दोबारा का क्या मतलब है, एक ही बार एंट्री होगी। अब ये तो आपका सिस्टम था, लेकिन हजरत की जो फैक्ट्री है उसमें हेड ऑफिस इन्होंने गुलबर्ग में रखा हुआ है और फैक्ट्री इनकी जो पतोगी में है, ठीक है। अब पतोगी में इन्होंने जो अकाउंट्स वाला छोटा अकाउंटेंट बिठाया हुआ है उसके पास सिर्फ 4 किताबें हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, एफओएच और फिनिश गुड्स। ये एंट्री का डेबिट या क्रेडिट वो इन 4 किताबों में डाल देता है। इसके अलावा बाकी किसी किताब का डेबिट या क्रेडिट जो है वो उसके पास किताब ही नहीं, वो तो सारी हजरत ने अपने पास हेड ऑफिस में रखी हुई है। तो वो फिर फैक्ट्री का एक 5वीं किताब रखता है, फैक्ट्री की जनरल लेजर, उसमें एंट्री करता है, ठीक है। अलग अलग सोचो, कोई मसला तो नहीं आ रहा इससे, आसान बात है। अच्छा जी, मटीरियल लॉस हो गया तो सिंपल जो बचपन से आपने सीखी हुई है वही एंट्री है। क्या जी, आपका मटेरियल क्रेडिट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई 1 रुपया भी आपको कबाड़ वो तबाह दे, चोरी होगी तो कबाड़िया थोड़ी उठा के लेके जाएगा, फिर चोरी होगी बिल्कुल। या आग लगी है तो ऐसे स्वाह हो गई, स्वाह, कुछ नहीं, कख नहीं आया, तो कैश जीरो है। ओके, तो सिंपल पीएनएल डेबिट और मटीरियल ए ही जलवाओ, पीएनएल डेबिट और मटीरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी। और लेट से आपका 17 रुपए का मटीरियल चोरी हो गया, तो मटेरियल इन्वेंट्री में से क्रेडिट हो गया। और चूंकि ये एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल होता है, तो एबनॉर्मल लॉसेस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, ये पीएनएल में जाते हैं, तो 17 रुपए से पीएनएल डेबिट, मटेरियल इन्वेंट्री ए क्रेडिट, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एंट्री देखकर मुझे बताओ पीएनएल कहां बन रहा होगा, हेड ऑफिस में। पीएनएल कहां बन रहा होगा, हेड ऑफिस में। और मटेरियल ए की इन्वेंट्री कहां बन रही होगी, फिर आधी पुजादी एंट्री आ गई। तो पीएनएल डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल डेबिट करेंगे अकाउंटेंट साहब हेड ऑफिस वाले, और क्रेडिट कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि दूसरी तरफ मटेरियल इन्वेंट्री ए, मटेरियल ए की इन्वेंट्री ये फैक्ट्री के अकाउंटेंट साहब रिकॉर्ड करेंगे 17 से, और ये डेबिट कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर ये होता ही कब है, ये होता ही कब है, जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हो। इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर तो हेड ऑफिस में कोई किताब ही नहीं पड़ी हुई, किताब ही कोई नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब ये हो गया मामला, तो कोई बात नहीं। अब आया जनाब नीला, इसने कहा जी एफएल अकाउंट बैलेंसिंग 17, और इधर जीएल अकाउंट। बहुत ही आसान काम है, आ तो जाए तो मुफ्त के नंबर है, कभी कभी आता है, लेकिन वो बच्चे क्योंकि चॉइस में छोड़ा होता है बच्चों ने, तो इस वजह से उल्टा जो है ना, ये नेमत की बजाय जहमत बन जाता है। अब कुछ समझ आ गई भाई, काबू आ गया अब? नहीं तो कोई बात नहीं, हम इधर ही हैं, कहीं जा रहे हैं। तो वैसे भी शाम वाली क्लास में टेंशन को नहीं, इसलिए मैंने कहा इसको अभी कर लें, ये फिर नॉर्मल क्लास में ज़रा मज़ा नहीं आता तेज़ी में, बस कल फिर सवाल एक आधा करके इसका फिर ख़त्म कर देंगे इसको। आज ना इसकी एंट्रीज होगी ना पूरी, तो उसके बाद फिर हम वो शुरू कर देंगे, क्या नाम है उसका, नहीं वो हमने एक सवाल छोड़ा हुआ है ना लेबर का, वो 11वां, वो कर लेंगे, देख लेंगे। ये तो डिपेंड करता है एंट्री से पूरी हो सर, पहले एंट्रियां पूरी कराओ, बाद च ऐसी कोई जिम्मेदारी लवांगे, है ना, यही कह रहे हो ना, बड़े बदतमीज हो तुम लोग। क्या कह रहे हैं ना, हंजार क्या कह रहा है? आज पढ़ना शुरू कर दें, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। इट्स नेवर टू लेट बेटा,
थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिन्होंने पहले शुरू कर दी उनको ज़रा मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी निस्बत। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। पढ़ते रहो, सारा सेशन आते रहो, टॉपिक समझ आते हैं, क्लासेस सारी लेते रहे हो, होमवर्क सारा अनसीन करते रहे, टेस्ट देते रहे हो, कोई नहीं, थोड़ा कमी बेशी रह जाती है, वो आप पूरी कर लो। अल्लाह ने मौका दे दिया, जब तक सांस है तब तक चांस है, वही वाली बात है। और आखिरी एंट्री है जी मटेरियल की। अगर कोई नॉर्मल लॉस आ जाए, एनआरवी लॉस, नॉर्मल लॉस, एनआरवी लॉस, ये कि एनआरवी लॉस भी नॉर्मल लॉस ही होता है, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। बेसिकली जो आपका नॉर्मल लॉस होता है ना, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना होता है। अब ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनती हैं तीन ही चीज़ें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अब मेरा सवाल, ये जो लॉस हुआ है मटेरियल का, एनआरवी लॉस हो गया, पड़े पड़े मटेरियल ख़राब हो गया, पानी आ गया, मटेरियल ख़राब हो गया, नॉर्मली हो जाता है थोड़ा सा, पड़े पड़े कुछ बस नॉर्मल इतना होता ही है, नॉर्मल लॉस हो गया। तो नॉर्मल लॉस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो बनना है। क्या ये डायरेक्ट मटेरियल में डालेंगे? डायरेक्ट लेबर में डाल लेते हैं फिर, लेकिन है तो ये फैक्ट्री का खर्चा, क्योंकि मटेरियल का नॉर्मल लॉस है। किसका लॉस है? मटेरियल का नॉर्मल लॉस है। तो फिर कहाँ डाल दें? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल में तो सारा कुछ ही जाना है। कॉस्ट ऑफ सेल में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ने सारा ही जाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद है? मैं फिर दिखाता हूँ, नहीं हमें भूल जाते हैं ना आप लोग ज़रा। आप भी देखेंगे तो हम भी देखेंगे। वैसे था कहाँ पे? बेसिक्स में था शायद, शायद बेसिक्स में था, ऐसे ही एक्स्ट्रा करा दिया था। ये देखो, ये वैसे यहाँ से भी काम चल जाता है, यहाँ से भी काम चल जाता है, लेकिन चलो मैं बता क्या रहा था वैसे बाय द वे। हाँ, ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ सेल में तो ये फिगर जानी है, और इस फिगर तक आते आते मटेरियल भी एडेड, डायरेक्ट लेबर भी एड, इंडायरेक्ट मटेरियल भी, इंडायरेक्ट लेबर भी, और बाकी एफओएच भी, और फिर सारा कुछ भी है। तो बेटा जी नॉर्मल लॉस ने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है। मैंने भी माना, पर बात आज गल वध गई जी। आज एंट्री करनी है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट नहीं करना। मुझे बताओ कि डायरेक्ट मटेरियल है या डायरेक्ट लेबर है या एफओएच है? डायरेक्ट मटेरियल नहीं है ये, एनआरवी लॉस एक्सपेंस तो है, लेकिन ये मटेरियल तो नहीं खरीदा आपने, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी नहीं है, तो ये क्या चीज़ है फिर? एफओएच, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एफओएच डेबिट, एफओएच डेबिट। तो नॉर्मल लॉस कहाँ जाया करेगा हमारी इस चैप्टर में? एंट्रीज के अंदर एफओएच अकाउंट में। तो दोनों को ही थोड़ा थोड़ा मटेरियल लॉस करवा देते हैं, ठीक है। तो एफओएच अकाउंट आखिरकार आ ही गया। एफओएच अकाउंट डेबिट, मटेरियल ए इन्वेंट्री क्रेडिट और मटेरियल बी जगह पई सी, मैं क्या चलो दोनों ही कर देने, ठीक है। अब जनाब कोई 6 रुपये का एनआरवी लॉस इस पे, 4 रुपये का इस पे, टोटल 10 ही कर लेना, मैंने पता ही है आपको, ठीक है। अब इस एंट्री को जल्दी से करो भाई, उन्हें पहले ही कर लिया, हद होगी यार। अब सोचो, एफओएच है और इन्वेंट्री मटेरियल की, मटेरियल भी फैक्ट्री में, एफओएच भी फैक्ट्री में। ओह सुभान अल्लाह, ये वाली एंट्री आ गई। यानी अगर वो आपसे अच्छा ये देखो ना, ये जो एंट्री है जिसमें क्रॉस लग रहा है, ये सिस्टम में मर्जी पूछे एंट्री जरूर होनी है। इंटीग्रेटेड के अंदर ये एंट्री प्योर वाली, और इंटरलॉकिंग ये सॉरी इंटीग्रेटेड के अंदर, ठीक है, और इंटरलॉकिंग के अंदर यानी नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर ये एंट्री जो होती हैं ये आपको दोनों तरह की दिखानी पड़ती हैं, सही है। तो अगर वो कहेगा नॉन इंटीग्रेटेड तो मेरा मशवरा होगा कि ऐसी एंट्रीज करना, हेड ऑफिस की बुक सामने रखना और फैक्ट्री की बुक सामने रखना। इंटीग्रेटेड में तो वैसे टेंशन कोई नहीं है, तो होनी है क्या, तो जिंदगी आसानी। तो वही एंट्री है जो आपको पहले से ही आती थी। अच्छा अब तो ये भी आती हैं, बस आपको फनकारी पता लग गई कि करना क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ ये बताया कि ये 4 किताब ये फैक्ट्री में पढ़ी हैं, उसके अलावा सब कुछ हेड ऑफिस में। तो ये 4 डेबिट हो या क्रेडिट हो फैक्ट्री में करो इस सिस्टम में, और दूसरा इम्पैक्ट एफएल ये जीएल में, और उधर आपको इन 4 का इम्पैक्ट वहां वाला जो है वो एफएल के अंदर फेंक रहा होता है अकाउंटेंट, ठीक है। चलो अब जी ये तो फिर कॉपी पेस्ट, अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, भाई ने परेशान, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है भाई। यहाँ पे हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं होनी, और ये एंट्री कहाँ पे होनी है? फैक्ट्री के। अब यहाँ पे जब आए
FOH भी इधर ही, मटेरियल भी इधर ही, मटेरियल भी इधर ही। लें जी, ये आपकी मटेरियल की सारी एंट्रीज हो गई जी बेटा। FOH की जगह FOH अकाउंट कहाँ होता है? FOH अकाउंट कहाँ होता है भाई मेरे? नहीं अब ठीक क्यों नहीं, क्यों ठीक क्यों है? इधर देखो, ये देखो, नहीं देखो देखो पीछे तो देखो। हाँ जी, पीछे देखें तो आमिर भाई हैं। चलो अच्छा जी, अब ऐसे ही ये जो मैंने एंट्रीज करवाई हैं आपको, ये जनाब मटेरियल की थी। ऐसे ही मैं अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को, अपने राज दुलारों को, आंखों के तारों को, ज़्यादा नहीं होगी वैसे, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ है चांद हीरे लाल, चलो खैर अब क्या करें। अच्छा जी, तो ये आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हैं ये मटेरियल की थी। अब यहाँ पे आगे मैं शुरू कर रहा हूँ लेबर की। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं वही हेडिंग चलने दूँ आगे, यहाँ पे फिर मैं यूँ कर देता हूँ ना, ठीक है जी बेटा जी। मैं सिर्फ यूँ कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन है और पहले मैंने क्या कर दिया जी, ये किसके लिए हैं जी, ये मटेरियल के लिए। या ज़रा मैं ऐसे कर देता हूँ तो ज़रा मेरी बचत हो जाएगी। आपका तो सफ़ा चलता जा रहा है, आप अगले सफ़े पे जाएंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा जी माजरत के साथ, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस हैं मटेरियल से रिलेटेड। अब ट्रांजैक्शन शुरू हो रही हैं जनाब लेबर से रिलेटेड। मुझे यूं क्यों लग रहा है कि आपको लेबर वाली एंट्रीज भी अब आती हैं पिछली क्लास की डिस्कशन की वजह से? वही यार दो चार बातें होंगी मेरी बस। हैं जी, आइए आइए तशरीफ लाइए, बताइए तशरीफिए जी बेटा जी। चंगे भले हैं, CMA पढ़ रहे सी, पता नहीं की होने लग पे हैं यार, नहीं समझ आ रही वैसे ये चीज़ें। तो फिर फनकारियों को लगा, जिसने नो कहा वो तो निकले ना क्लास से, उसको कोई हक नहीं पहुंचता इस क्लास में बैठने का, निकल जाओ क्लास से। पिंडी वाले ने कहा नहीं, वो कह ही नहीं सकता, उसको और टेंशन है असल में, उसको तकलीफ पता है क्या है वो FAR 2 उसका हफ्ते को ख़त्म होता नज़र आ रहा है, अब उसको CMA की वजह से बैठना पड़ रहा है। बाकी जो हैं उनका नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, हम तो लगे हुए थे। बाकी बच्चों का वैसे FAR 2 जो कि अगले हफ्ते में जाना है सरद नान वालों का, इसलिए CMA तो अभी है। मैं सर से ही पूछ लूँगा, सर के साथ फिर डिस्कस करके ना क्लासेस रखेंगे। अच्छा जी सुने, बातें बहुत करते हैं सर, आप काम कम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके एम्प्लॉई ने आपसे कोई एडवांस लिया, ऐसे ये एंट्री वैसे बहुत कम नज़र आई है लेकिन आती हैं। ये देखो ना, ये पास पेपर है, ये पास पेपर है, ये मैंने सवाल आपको खुद कराना है, फिर ये आपसे दूसरा और तीसरा होमवर्क में करवाना है, चौथा फिर मोस्ट रिसेंट वाला ये आपसे खुद आपको खुद करवाना है। जब कभी कराऊँ रिवीजन क्लास में यही हो रहा होता है, ठीक है। तो इनके अलावा एक दो सवाल और एडिशनल मैंने रखे हुए हैं जो मैं रिवीजन प्लान में आपको दूंगा, उनका सोल्यूशन भी होगा। है आसान, लेकिन ये चूंकि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे करते हैं कि इस तरह से कभी आ ना जाए जैसे ये आया पड़ा, तो इसलिए जो 3-4 सवाल हाथ से गुजर जाए तो अच्छा होता है। यही आपका वो है जिसको उर्फ आम में मशहूर ज़माना ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं, यही कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन भी है, एक ही बात है, ठीक है। तो एडवांस आपने देखो, आपके एम्प्लॉयज़ आपसे एडवांस लेते हैं, पता है आप लोगों को, जब आप कारोबार करोगे तो आप पता लगेगा एम्प्लॉयज़ अक्सर एडवांस आपसे ले रहे होते हैं। अब आपके एम्प्लॉय अगर आपसे एडवांस लें तो आप उसकी क्या एंट्री पास किया करते हैं अपनी किताबों में? आज तक जो आप अकाउंटिंग सीखी है उसके बारे में बताओ मुझे। वो एडवांस फ्रॉम रिसीवेबल होता है ना, एडवांस रिसीवेबल फ्रॉम स्टाफ, चलो रिसीवेबल नहीं होता, सर्विसेज आगे उसके अगेंस्ट सर्विसेज आ जाएंगी, कोई मसला नहीं, बाल एडवांस टू स्टाफ बोल दो, एडवांस टू स्टाफ बोल दो। वो रिसीवेबल कैश में भी बैक रिसीव कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट सर्विसेज भी ले सकते हैं। एनीवेज एडवांस तो डेबिट होगा, एक एसेट है आपका, ठीक है। एडवांस डेबिट, एडवांस वेजेस लिख दो, एडवांस वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, सॉरी एडवांस, ठीक है जी, एडवांस टू स्टाफ।
और ले तेनू की मौत पै गई, डेथ पड़ गई है इसको, डेथ। एडवांस टू, बोर तो नहीं हो रहे इस टॉपिक से? हो लो, क्या करूं अब मैं। एडवांस टू स्टाफ की एंट्री है। ये कौन सा सिस्टम था? इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी। जी अब मैं लिख ही लेता हूं दोबारा, बार बार दूर जाके देखना पड़ता है। ये किसकी बुक्स हैं जी? ये हेड ऑफिस बुक्स हैं। और ये किसकी बुक्स हैं जी? नहीं, अलग अलग है ना, बीच में लाइन लगी हुई है, लगी हुई। तो हेड ऑफिस बुक्स हैं और फैक्ट्री बुक्स दोनों हैं। ठीक है जी, चलो। अच्छा बच्चों, अब आपने एडवांस दिया इस स्टाफ को, तो क्या एंट्री पास करोगे? एडवांस टू स्टाफ एसिड एडवांस टू स्टाफ डेबिट कैश। मैं नहीं जानता आज उधर, मैं नहीं जानता। एडवांस टू स्टाफ, क्योंकि ये कल भी अब रिवाइज कराऊंगा, फिर जब कभी दिल करेगा। एडवांस टू स्टाफ डेबिट और कैश क्रेडिट। हूँ पेएबल ना कर देना, एडवांस पैसे देते होंगे। एडवांस टू स्टाफ, हाँ मैं तुम्हें एडवांस दूंगा, एडवांस डेबिट पे नहीं। एडवांस टू स्टाफ डेबिट कैश क्रेडिट। लेट से आपने 3 रुपये इसको एडवांस सैलरी दे दी, आया यार मुझे घर पे ज़रूरत है तो सैलरी में काट लेना। हमने कहा ठीक है जी 3 रुपये। जी बेटा ये आप सिफरे मर्जी से लगाया करें, ठीक है ना, फजूल बातें ना किया करें। अब मुझे बताइए, एडवांस का अकाउंट फैक्ट्री में बनता है? फैक्ट्री में तो अच्छा, ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखनी, कम वाली याद रखनी। कम चीज़ें क्या है? फैक्ट्री में सिर्फ 4 लेजर बनते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और FOH। ये तो हो गए ना 4। तो उसके बाद फिर जो है वो तो दूसरा है ना, वो तो फिर जो असर नहीं मिलता उसके लिए हमने फैक्ट्री लेजर अकाउंट बनाया होता है, ठीक है। किताबों में हेड ऑफिस की, और फैक्ट्री में बैठे होते हैं तो जनरल लेजर बनाया होता है। तो ये याद रखना है, फैक्ट्री में सिर्फ 4 ही बनते हैं, बाकी तो फिर 5वीं किताब ऐसे रखी होती है कि जो पूरा करने के लिए, ठीक है। तो हेड ऑफिस में ही एडवांस भी और कैश भी, ठीक है। तो एडवांस टू स्टाफ डेबिट, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, ये सारी की सारी एंट्री हेड ऑफिस में होगी, और 1 रुपये की एंट्री फैक्ट्री में नहीं नज़र आएगी। तो पहली एंट्री ऐसी आई है जो हेड ऑफिस में है, फैक्ट्री में नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जी ग्रॉस वेजेस या पे रोल रिकॉर्ड किया, ये मैं इसकी बात करने लगा। ये पे रोल हमने रिकॉर्ड किया, तो पे रोल ने तो डेबिट होना है। ग्रॉस पे रोल, ग्रॉस वेजेस रिकॉर्ड करते हैं। ग्रॉस वेजेस के अंदर आपको तो सब कुछ ही होता है, लेकिन चलो छेड़ता हूँ इसको ज़रा, फिलहाल यहाँ पे लिखें ग्रॉस वेजेस। मैं बात कर रहा हूँ पे रोल की। ग्रॉस वेजेस रिकॉर्ड की आफ्टर डिडक्शन ऑफ, आफ्टर डिडक्शन किस चीज़ की डिडक्शन, ये मैं बताता हूँ कौन कौन सी डिडक्शन होती हैं, ठीक है। एक तो हम एडवांस अब डिडक्ट कर लेंगे, चलो देखते हैं। ग्रॉस वेजेस पे रोल रिकॉर्डेड, वो सर पेमेंट के वक्त करेंगे, फिलहाल यहाँ पर तो हमने टैक्सेस वगैरह काट के विद होल्ड करके रखने होते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्शंस, यानी क्या कहते हैं इसको, एक्रूअल बुक करना, एक्रूअल ऑफ वेजेस बुक्ड, ठीक है ना। एक्रूअल, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर लें, फिर पे भी कर देंगे मंथ के एंड पे, आखिरी दिन अकाउंटेंट ये एंट्री पास कर देता है। थोड़ी हिम्मत करनी है, अच्छा एक्स्ट्रा बुलाया तो थोड़ी हिम्मत करनी, ये एंट्रीज करके ही जाना है आज, जो भी हो जाए। कोई नहीं, मुक गई है बस, यही मुश्किल एंट्री है बस। तो एडवांस ग्रॉस वेजेस रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्रूअल्स, आफ्टर डिडक्शंस, और ये क्या है, हमने एक्रूअल बुक करना है, यानी वेजेस एक्सपेंस या पेरोल अकाउंट डेबिट करना है। मैंने अभी करता हूँ इंशाल्लाह, ये एंड पे ही होगा। पेरोल अकाउंट डेबिट, चलो अभी सीधा कर लेते हैं जी। 100 रुपये का मैंने, वो तो सवालों में फिर देखेंगे, 100 रुपये का मैंने टोटल पेरोल बुक किया। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करें जी, और जी सबसे पहले उसका एडवांस काटेंगे हम,
ये तो पे नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे सवालों में लिखा होता है ना जी एडवांस आ रहा है, तो वो एडवांस पहले डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हमने उन्हें कहा आप 97 इनको पे कर दें, तो किसी ने कहा भाई इनका टैक्स भी विद होल्ड करना है, ठीक है, तो इनका इनकम टैक्स विद होल्ड करो और वो हुकूमत को जमा कराना है, इसलिए आप पर लायबिलिटी है, इनका तो डिडक्ट कर लो ना। हमने कहा अच्छा कितना बनता है, मैंने कहा 25 रुपये इसका बनता है, टोटल इन सब का टैक्स इकट्ठा करके ये निकाल दिया। अब बाकी कितना बचा, 72 बचा ना। अब ये 72 पे करने ही लगे थे कि साथ वाले ने कहा यार प्रोविडेंट फंड भी आपने देना है, आपने उनको कहा हुआ है कि आप अपना प्रोविडेंट फंड में अपना हिस्सा डालें और हम भी डालेंगे, तो उनका हिस्सा भी आपने यहां से काट के प्रोविडेंट फंड में डालना है और उसके बराबर ही आपने भी एक अमाउंट डालनी है। तो मिसाल के तौर पे कितना मैंने 72 बना था, 7 रुपए इसमें से प्रोविडेंट फंड पेबल के निकाल दो, तो प्रोविडेंट फंड पेबल और कुछ दे भी दो ना बेचारियां नू, कितना बचया हूं। हाँ, अब ये वेजेस पेबल आ गए, ये पेबल टू एम्प्लॉयज आ गए, ठीक है, पेरोल अकाउंट डेबिट करके, तो पेबल टू एम्प्लॉयज, पेबल टू स्टाफ, ये क्रेडिट हो गया। अब ये जाके अब उन बेचारों को मिलने, आसान करने के लिए समझ लो एक ही बंदा है, 100 रुपये उसकी तनख्वाह थी, 3 रुपये उसने महीने के आखिरी 2-3 रहते तो उन्हें एडवांस पकड़ लिया और सैलरी आती है तो जी एडजस्ट कर लीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मसला ही कोई नहीं। जैसे ही सैलरी आई तो 100 रुपये उसकी सैलरी बनती थी, वह तो ये सारे एम्प्लॉयज़ का है ना, बहरहाल मैंने मिसाल की आसान की समझा रहा हूँ कि 100 रुपये उसकी सैलरी बनती थी, आपने कहा जी पहले तो अपने 3 रुपये वापस करो ना, वो आपने एडजस्ट किए, उसके बाद आपने से कहा और तुम्हारा 25 रुपये का टैक्स बनता है, हुकूमत को जमा कराना है, वो अलग करके आपने रखा, और छोटे को कहा यार जाना जरा ये नेशनल बैंक में जमा कराओ, ठीक है। फिर जा रहा था वो, आपने एक मिनट में रुको, वो साथ वाली बिल्डिंग में इसका प्रोविडेंट फंड का 7 रुपये भी जमा कराते आना ये लोग, और बाकी का एम्प्लॉय को भी बताते जाना 65 तुम्हारा बन गया, जिस वक्त मर्जी ले ले, कुछ रह गया जी, ठीक है। तो उन्हें क्या मैं नहीं खेड़ना, 100 जो मैंने सिर्फ 65 ही लगे है। हमने कहा यार देखो ये तो 3 तुमने पहले लिया हुआ था, ठीक है, और ये 7 भी तुम्हें रिटायरमेंट के वक्त मिल ही जाना है इंशाल्लाह, हम भी इतना डाल रहे हैं और प्रॉफिट भी आ जाएगा। हाँ, ये हुकूमत को इनसे जाके बात कर लो कि ये तुम्हारे इन्होंने क्यों कटवाए हैं, ठीक है लो जी, कैसी लगी ये एंट्री, करो अब इस एंट्री को, पार्ट 2 शुरू करना है आपने, ओके, आप पार्ट 2 शुरू करें। मुझे बताएं पेरोल अकाउंट कहाँ बनता है, फैक्ट्री में, कान के नीचे दूंगा फैक्ट्री में, पेरोल अकाउंट कहां से फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में। देखना भाई मेरे, इधर देखना यार, देखना इधर, सिर्फ 4 अकाउंट फैक्ट्री में बनते हैं, बार बार कह रहा हूं ये याद करो, सिर्फ 4 अकाउंट बनते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, एफओएच। पेरोल कितों आ गया, उसके बाद एडवांस है, इनकम टैक्स पेबल है, प्रोविडेंट फंड पेबल है, पेबल टू स्टाफ है, इनमें से कोई भी अकाउंट फैक्ट्री में नहीं बनता, तो फिर यही एंट्री इधर आ जाएगी। हूँ कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा भाई, पता है ना भाई पिंडी वाले, क्या हुआ, उन्हें पहली एंट्रियां कर ली, कहना यार छुट्टी दे दे, तेरी मेहरबानी, छुट्टी नहीं मिलेगी, आपने सबक याद किया हुआ, आपको नहीं छुट्टी मिलनी। जो सर अदनान वाले हैं वो तो वैसे ही इंशाल्लाह मेरे साथ हैं। कब तक सर फ्री कर रहे हैं वैसे, अभी बताइए कोई नहीं, ये बच्चे बैठे हुए, सर की क्लास चल रही है उधर FR2 की, इसीलिए कम आए हैं बच्चे, R1 की भी चल रही है, शुक्र है, इसलिए हमने मारा मारी पहले कर ली थी, FR2 में होगी CM, बस ये एक तरह आज माजरत, हमने सारा कुछ ही पहले, जब सारे सुकून से चल रहे थे हमने उस वक्त ना काम चला लिया था हमने अच्छा, वैसे बैठे हैं FR2 वाला बच्चा को बैठा सर अदनान का, कब तक सर ने कहा फ्री करने, नहीं बताया, कोर्स तो हमारा भी खत्म हो गया सर, फ्री कब करेंगे हमने तो अभी हफ्ते तक तो हमारा काम खत्म होता है, कोर्स तो हमारा भी खत्म हो गया लेकिन काम खत्म होता नहीं नजर आ रहा। फैमिली में नहीं बुलाएंगे, यस, उनको जीतना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, हम सैटरडे को रात को 9 बजे तक भी बैठना पड़ा ना तो हम बैठेंगे। देखो भाई ये पॉजिटिव मुकाबला होना चाहिए ना, ठीक है, ये तो इसमें जिसमें बच्चे का फायदा हो वो मुकाबला होना चाहिए, इसमें बच्चे का फायदा। हाँ भाई, रगड़ा नहीं निकल रहा तुम लोगों का बेटा, 1 मिनट कीमती है असल में, फरवरी में पहले ही 28 दिन है, आपने पार्ट 2 शुरू नहीं किया यार, शर्म आनी चाहिए यार, आप करें शुरू।